Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG लेक्चर्स। तो जैसा कि गाइज आप सभी को पता है, एक तरीके से हम आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज ला चुके हैं, यानी BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, यानी कल ही आपका जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज हम टर्म एंड एग्जामिनेशन फरवरी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने जहाँ तक एनालिसिस किया है और ज़्यादातर क्वेश्चंस देखा है, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही ज़्यादातर होते हैं, यानी उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही ज़्यादातर आपके क्या है रिपीट होते हैं। तो देन गाइज आज जो हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन उसमें आप जो भी बताया जाएगा लगभग वो क्या है मैं बता दूंगा खुद ही कि उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। देन आपको अगर पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में भी सुन सकते हैं। देन आप पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेशराइज नहीं करता, आप क्या है PDF डाउनलोड कर लेना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ भी जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी न्यू अपडेट्स हैं वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और हमारे चैनल को BSCG लेक्चर्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जिन्होंने कर दिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, उनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो नहीं करे अभी तक वो प्लीज़ कर दे सब्सक्राइब, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें एंड देन हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्षमता को इंक्रीज़ कर सकें, है ना। तो देन गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे BEGAE 182 का हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल का है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने इग्नू की वेबसाइट पे ढूंढने की कोशिश भी की होगी कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो है कि नहीं है, मिला भी नहीं होगा, है ना, मोस्ट ऑफ बच्चों को नहीं मिला। तो देन उसके बाद मैं बता दूँ आपको, ये जस्ट मैंने कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट टाइप होते हैं ना, देन वहीं से मैंने इसे डाउनलोड करा है। देन जैसा आपने पहले क्वेश्चन पेपर देखे हैं, जस्ट बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन पेपर होने वाला है, यानी जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 नंबर होने वाला है। एंड देन टाइमिंग की बात करें तो वही आपका 2 घंटा इसमें क्या है टाइमिंग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटेड पेज आपको 3 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आप हिंदी शीट की एक तरीके से आकांक्षा मत रखिएगा, है ना, क्योंकि ये आपका इंग्लिश का पेपर है, तो देन आपका इंग्लिश में ही होगा। तो देन आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको क्या है 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंड उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन जो है आपको 100 वर्ड में, मिनिमम आपको क्या है 100 वर्ड में लिखना है, मैक्सिमम आप कितना भी लिख सकते हैं। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्हाट आर द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन, हाउ कैन दे रिमूव्ड, ठीक है, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, तो किस तरीके से हम उसे कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है एंड देन उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ये आपका 5 नंबर का होने वाला है। देन उसके बाद हम देखें सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें एडवांटेजेस के बारे में पूछा है, किसके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ठीक है। कम्युनिकेशन आपके कई टाइप के होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। तो देन उसी में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है, ये जस्ट आपको डिस्क्राइब करना है एंड 100 वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ताकि आपको क्या है टोटल आपको 5 नंबर मिनिमम टू मिनिमम आपको मिल जाए। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन एज दे मेक इट मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। हम जब क्या है कि हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट में, जैसे कि अभी हमारा प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये भी मैंने पावर पॉइंट में ही बनाया है। तो देन उसको हम किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ये भी आपका 5 नंबर का हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है कि वाट आर होमोफोन्स एंड होमोग्राफ क्या होता है, और इसके क्या है गिव एग्जाम्पल ऑफ बोथ, ठीक है। दोनों के हमें एग्जाम्पल्स भी क्या है हमें प्रोवाइड कराना है, यहाँ पे हमें 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आपसे बन पड़े, आप जितना लिख सके वर्ड को रिटन कर सको, देन आप वहाँ पे लिखोगे, और मिनिमम 100 वर्ड आपको लिखना ही लिखना है, आपको प्रॉपर मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। कुछ मैंने जो आंसर्स आपको प्रोवाइड करा है उसमें हो सकता है मे बी 100 नंबर से कम हो, बट आपका क्या है
क्वेश्चन जो है आपका मान लीजिए कि 100 नंबर से कम में अगर आप प्रॉपर वे में आप क्या है आंसर्स को डिस्क्राइब कर देते तो देन आपको क्या है प्रॉपर मार्क्स मिल सकता है। देन यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखने को कहा है, हाउ कैन यू मेक एंड जेंडर न्यूट्रल, और उसको हम किस तरीके से जेंडर न्यूट्रल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या है अगर हम किसी को लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो देन हम उसको क्या है गर्ल या बॉय या फिर इस तरीके से एक तरीके से रिप्रेजेंट ना करके हम किसी और तरीके से करें जो कि हमारा क्या लगे, हमारा लेटर जो है फॉर्मल लेटर एकदम जनरल न्यूट्रल लगे, है ना, सेक्सिस्ट ना लगे। ये कहने का मतलब है एक तरीके से डिटर्मिनेशन ना हो कि भाई हम किसी क्या कहते हैं हम फीमेल को लिख रहे हैं या मेल को लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके का क्या है न्यूट्रल एक तरीके से स्टांस अपना फॉर्मल लेटर लिखते वक्त हमें रखना होता है। तो देन ये सारी आपकी बुक्स में है, आप जाके चाहे तो आप तो वैसे भी टाइम बहुत कम है तो देन आप हमारे ये क्वेश्चन पेपर को ही देखिए। तो देन यहाँ पे एक और है, यहाँ पे स्केमेटा के बारे में पूछा गया कि स्केमेटा क्या होता है और इसका रोल क्या होता है रीडिंग में, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, 6 में से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो भी आपको अच्छे से आता हो वही आप अटेम्प्ट करेंगे, जो आपको अच्छे से नहीं आता उसको आप स्किप करेंगे। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है अपनी होशियारी दिखाने की, जो अच्छे से आए वही करिएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करने की जरूरत नहीं, जो आपको आता है वही आप करिएगा। देन यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अ न्यू रिक्रूट हैज जस्ट ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या है जस्ट एक हम रिक्रूट करते हैं और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन कह लो, कंपनी कह लो, जो भी कह लो। तो देन वो क्या है उस पर हमें क्या है डायलॉग लिखना है इन 10 टर्न। ठीक है, 10 टर्न यानी आपका क्या है एक बार मैं बोलूंगा, देन उसके बाद हमारा जो यहाँ पे क्या कहा गया सीनियर कलीग, ठीक है, सीनियर कलीग बोलेगा। तो ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। रोल में आपका ही शी जो भी आप ले लो, एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए आप मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपको ये क्या कहते हैं डायलॉग परफॉर्म करना है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देन ये वाला आप जब करेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता तो देन आप क्या है वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिख सकते हैं जो कि आप अपनी छोटी क्लासों से भी लिखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पहला टॉपिक है हायर एजुकेशन इन इंडिया इन दी 21st सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे 21st सेंचुरी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि हायर एजुकेशन इंडिया में किस तरीके से कैसा है। तो ये जस्ट आप आसानी से कर सकते हो, जहाँ तक हो आप अपने एजुकेशन सिस्टम को, हायर एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से डिस्क्राइब करिएगा। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब करिएगा, है ना। देन उसके बाद हम देखें कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये वाला भी बहुत इजी है, आप चाहे तो अपने क्या है इंडिया की कल्चर के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, अच्छे से बारीकी से नॉलेज, तो देन आप ये वाला ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में मे बी दोनों में से एक ही लिखना है। हाँ, दोनों में से एक लिखना है, तो आप जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से आता है वो लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक आपका कुछ और भी हो सकता है, बट ऐसा है कि हम एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, एक तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं पेपर की, तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन अ लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑफर कर रहे हैं एक जॉब, ठीक है, एज अ रिसर्च असिस्टेंट के। ठीक है, इसमें लीड करना है क्या, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए। तो इसमें फॉर्मल लेटर लिखना है एक्सेप्टेंस टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उनके एक्सेप्टेंस के लिए देन यहाँ पे आपको लेटर लिखना है। यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको दोनों में से एक ही करना है, इसमें से भी आपको दोनों में से एक ही करना है, तो तीसरे वाले में आपको दोनों में से एक करना है। देन उसके बाद आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैव बीन गिवन द टॉपिक। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है 5 स्टूडेंट का, ठीक है, उन्हें टॉपिक दिया गया है कि भाई आप क्या है इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू डेवलप गुड हैबिट, रीडिंग हैबिट्स के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या ग्रुप डिस्कशन के बारे में ये जो आपका टॉपिक दिया गया है उसमें लिखना है। तो जस्ट हम एग्जाम हॉल में तो ग्रुप नहीं बना सकते हैं, तो देन हमें ही कुछ ना कुछ क्या है चिल्ड्रन को इनकरेज करने के लिए उनके गुड रेटिंग है रीडिंग हैबिट्स के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें रिमाइंड करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, तो ये वाला भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th है, ये जस्ट आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वर्सेशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वर्सेशन आप बता देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कन्वर्सेशन पूछा गया है कि डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीचेस इवेंट, अदर स्पीचेस इवेंट से कन्वर्सेशन कैसे अलग होता है, इसको भी डिस्क्राइब कर देंगे। तो देन ये आपका ऊपर वाला 5 नंबर दोनों आप अटेम्प्ट करेंगे तो देन आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 4 लेवल ऑफ रीडिंग comprehension and explain each briefly with the suitable example। ठीक है, इसमें 4 लेवल ऑफ रीडिंग comprehension के बारे में लिखना है और एक्सप्लेन करना है प्रत्येक को ब्रीफली, ठीक है, सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ।
तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दिया है, देन उसके बाद हम आंसर्स को देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा था कि बैरियर टू कम्युनिकेशन के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, और हम उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे आप देखिए, इसमें ये कह रहा है कि इट इज सेड टू द कम्युनिकेशन नेवर बी 100% कंप्लीट। ओके, देन many factors are involved in the process of communication and something can always go wrong with one or more of these. From your own experience, make a list of some of the factors that can impede communication. Let us now consider some of these barriers. ठीक है, तो अब हम कुछ barriers के बारे में जानेंगे। देन इसके बाद हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है कोड। ठीक है, तो द एड्रेसर एंड द एड्रेसी, एड्रेसर जो मतलब एड्रेस कर रहा है, बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, एंड एड्रेसी जो सुन रहा है, ठीक है, तो मे नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज बिटवीन देम। ठीक है, ओके, जब क्या होते हैं दो बोलने वाले, जब क्या होते हैं कम्युनिकेटर होते हैं, तो देन हो जरूरी नहीं है कि हो सके कि दोनों ही सेम लैंग्वेज क्या हो कंसीडर कर रहे हो या फिर अपने साथ शेयर कर रहे हो। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो सामने वाले को हो सकता है हिंदी समझ में ना आए, है ना, या मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ तो सामने वाले को इंग्लिश समझ में आती हो, तो बस ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कोड की बात की जा रही है, तो इसमें ये कह रहा है कि द एड्रेसर इज स्पीकिंग इन फ्रेंच, इसमें ये कहा गया है एड्रेसर क्या है, स्पीकिंग फ्रेंच में बोलता है, एंड एड्रेसी इज नॉट नो फ्रेंच। तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, ये बैरियर एज अ कम्युनिकेशन बैरियर की तरह वर्क कर सकता है। समझ में आ रही है ना बात आपको? आप जा रहे हो, आपको रशिया भेज दिया, आपको रशियन नहीं आता, आप हिंदी में बोल रहे हो, वो रशियन बोल रहा है, तो देन यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन बैरियर आ गया, तो ये आपका कम्युनिकेशन बैरियर है। देन उसके बाद आपका सेकंड है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी क्या है, द मार्केट डिक्लाइन अंडर persistent bear hammering. One who is not familiar with the vocabulary of the stock market may understand not communication understand what is meant. ठीक है, तो वोकेबुलरी भी आपका जस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आपका वोकेबुलरी में आपका प्रॉब्लम है, तो देन उसके बाद आपका कम्युनिकेशन बैरियर की तरह यहाँ पे भी आपका हो सकता है। देन उसके बाद कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है टेक्निकल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंसेप्ट्स में नॉट बी अंडरस्टूड बाय ऑल। फॉर एग्जांपल, अ ब्लैक होल इज सिंपल लैंग्वेज येट द कॉन्सेप्ट में नॉट बी अंडरस्टूड बाय मैनी। ठीक है, जैसे कि अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो ब्लैक होल के बारे में अच्छे से जानते होंगे, एंड सिंपल लैंग्वेज एक तरीके से, है ना। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि क्या है, कॉन्सेप्ट जो है इस चीज को नहीं समझते होंगे, ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते होंगे या उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर बनता है। देन यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड एजम्पशन, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है विक्टोरियन स्टाइल मेंशन में नॉट बी अंडरस्टूड बाय दोज लिविंग आउटसाइड इंग्लैंड। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके का बैकग्राउंड नॉलेज वाली जो बात कही है इन्होंने, ये भी आपका एक प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट वाला हम देखें तो इसमें प्रोनाउंसिएशन, इनोटेशन, इंटोनेशन, एसेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन भी आपका डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आप देखोगे तो थोड़ा डिफर मिलेगा, ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा सा डिफर मिलेगा, एंड इन इंग्लिश का भी काफ़ी ज़्यादा आपको क्या है डिफरेंट देखने को मिलता है। सम टाइम में डोंट बी अंडरस्टूड, और कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश जब आप सुनते हैं या फिर हम सुनते हैं, तो देन क्या है उनका एक्सेंट जो होता है काफ़ी अलग टाइप का होता है, देन वो हम क्या है उस इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। देन अगर कोई इंडियन इंग्लिश बोल रहा है तो देन हम इजिली उसको क्या है अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो जस्ट इसी की बात कही गई है, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर है। देन उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे लिखा है कल्चरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में काउज मिसअंडरस्टैंडिंग। अब कुछ कल्चरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होते हैं जिसके कारण क्या है एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, तो वो भी आपका क्या है एक प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर है। देन उसके बाद हम बात करें फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कही है, noise and other environmental disturbances or even physical distance between the addresses and addresses can impede the effective communication। ठीक है, आप कहीं पे दूर पे खड़े हैं एंड देन वो सामने वाला जो एड्रेस ही है वो भी दूर में खड़ा है, फिजिकल डिस्टेंस उनमें ज़्यादा है। देन उसके बाद बात करें एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइज फैला हुआ है, तो देन हो सकता है कि आप में और उनमें क्या है कम्युनिकेशन बैरियर एक तरीके से हो, हमारा इफेक्ट हो, कम्युनिकेशन जो है हमारा इफेक्ट हो सकता है ना, इम्पैक्ट हो सकता है जस्ट बाय द नॉइज एंड फिजिकल डिस्टेंस। ओके, देन उसके बाद हम एच देखें तो यहाँ पर लिखा है अफेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल फैक्टर की बात करें तो एंजाइटी, फियर, एटीट्यूड, मोटिवेशन, बिलीफ, वैल्यूज, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, लैक ऑफ टाइम एंड प्रेशर ऑन वर्क, लैक ऑफ अटेंशन एंड पर्सनल राइवलरीज, ऑल ऑफ दीज फैक्टर इम्पेड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारे जो आपके हैं ना एंजाइटी हो गया, फियर हो गया, डर हो गया, एटीट्यूड हो गया, मोटिवेशन हो गया, बिलीफ हो गया,
वैल्यूज, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, लैक ऑफ टाइम एंड प्रेशर ऑफ वर्क, लैक ऑफ अटेंशन एंड पर्सनल राइवलरीज भी जो है एक तरीके से हमारे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, एज अ कम्युनिकेशन बैरियर वर्क करता है। देन इसके बाद यहाँ पे हम शायद लिखना भूल गए कि इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको क्या है रिमूव कई तरीके से कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मैंने जैसे बात कहा है, एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए दो आपके एड्रेसर और एड्रेसी के बीच में, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके, है ना। इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं हम वोकैबुलरी को सुधार सकते हैं। हम क्या है कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिसको हम इजीली डिस्क्राइब करें तो सामने वाला भी क्या हो उस चीज़ को समझ सकता है। तो इनके जस्ट हम उलट अगर हम बात करें तो देन इस चीज को हम क्या है रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक हम कॉमन लैंग्वेज अगर क्रिएट करते हैं तो देन हमारा क्या है, हमारा एड्रेसर और एड्रेसी के बीच में जो एक कम्युनिकेशन बैरियर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, देन आप क्या है इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि भाई एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है। तो देखिए क्या है, पहला अगर हम बात करें, देखिए नॉन वर्बल, सॉरी वर्बल नहीं, नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं। तो वर्बल तो आपका जस्ट हो गया, जैसे हम जो भी कुछ बोल रहे हैं तो देन वो आपका वर्बल हो गया। जैसे कि मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन पेपर, तो देन ये क्या हो गया, वर्बल हो गया, है ना। तो देन बात कर रहे हैं हम नॉन वर्बल की, यानी जब हम अपने मुंह का यूज ना करके हम क्या है कुछ साइन, सिंबल या फिर ग्राफ चार्ट या फ्लो चार्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देन ये आपका क्या हो गया, नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। इसमें हमें बोलना नहीं पड़ता है। अगर आपको किसी चीज, अगर सामने वाला व्यक्ति बोल नहीं सकता है, डीफ एंड डम है, तो देन हम उनको किस तरीके से हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो साइन लैंग्वेज में हमें अपना माउथ को नहीं चलाना पड़ता, सिंपली अगर हम बात करें तो हमें अपना माउथ एंड टंग को हमें नहीं वर्क करना पड़ता है। देन वो ऑटोमेटिकली वो क्या है साइन के थ्रू हम उनको सामने वाले को समझा देते हैं। तो यहाँ पे पहला जो लिखा है, यहाँ पे साइन लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंसीडर द रोल ऑफ सिग्नल, ठीक है। एनीबडी हु सीज द रेड लाइट ऑटोमेटिकली स्टॉप द व्हीकल विदाउट कॉन्शियस थ्रू आउट ऑलमोस्ट, ठीक है। द डेंजर साइन ऑफ अ स्कल हैज टू क्रॉस बोन, है ना, इस तरीके से बना होता है इस तरीके से इस तरीके से बना होता है ना। तो देन ये क्या है, क्रॉस बोन इंस्टेंटली कम्युनिकेट्स अ वार्निंग, ठीक है। हम देखते ही इस साइन को हम समझ जाते हैं कि भाई ये वार्निंग कह रहा है ना। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी या फिर ट्रांसफार्मर हो, इन सब जगहों पे इस तरीके का वार्निंग लगा होता है, हैजार्डस चीजों पे लगा होता है। देन यहाँ पे बात की जा रही है द वार्निंग ऑफ अ ग्रीन और रेड फ्लैग बाय अ रेलवे वेविंग। देन ये क्या लिखा, बाय अ रेलवे गार्डन और अ स्टेशन मास्टर पासेस अ क्लियर मैसेज टू ड्राइवर एंड द पीपल ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो आपका लाल झंडा या फिर हरा झंडा दिखाता है, देन आपका स्टेशन मास्टर वो जो आपका रेलवे में जो क्या कहते हैं ड्राइवर बैठा रहता है, उनको एक तरीके से सिग्नल पता चल जाता है। देन वो क्या है स्टॉप या फिर क्या है गाड़ी को चला देती है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, अ फ्लेयर ऑफ द बोट इज इजी टू पिक अप द रेस्क्यू प्लेन, ओके। जो फ्लेयर हो रहा होता है ना बोट का, तो वो आसानी से रेस्क्यू प्लेन कर लेता है। तो काफी सारे सिंबल्स का, एसओएस का भी आपने सिंबल देखा होगा। एसओएस से जस्ट हमें क्या हो हेल्प चाहिए होती है तो हम एसओएस का भी सिंबल यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा लिखा है सिंबल जो है, सम सिंबल्स कैसे होते हैं, यूनिवर्सल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड दे आर पॉपुलर टू कन्वे द सेम मैसेजेस इन ऑलमोस्ट इन ऑल कल्चर। हार्ट सिग्निफाइज द लव एंड द डव विद ट्विग ऑफ इट्स ब्रेक एंड व्हाइट फ्लैग इंसिडेंस द पीस और सरेंडर। लोगोज स्ट्राइकली इफेक्टिव इन इंडिया, द मूवमेंट ऑफ वंस इन insignia and 3 lines of the Ashoka Chakra are understand that the communication is from the government. Private companies spend time, money and effort developing logos that symbolize them and memorable and meaningful. If you surf the internet, you will find sites that challenge you to you not so common non-logos. Logos are organized by children before they begin to read, and logos are also widely copied, sometimes with the minimal changes to trap unwary and often illiterate consumer identify same common and, ठीक है। तो जो कोई भी अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा भी ना हो तो देन वो क्या आसानी से इन कॉमन सी जो सिंबल्स हैं उनको क्या है आसानी से समझ जाता है, ठीक है। बच्चों को भी पढ़ाने के लिए समझाने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं मैं। ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पे क्या है, ग्राफ चार्ट एंड फ्लो चार्ट, ग्राफ एंड चार्ट एंड फ्लो चार्ट जो है effective means of communication, okay। Here let us consider a couple of quick examples. The detail of mode of transport preferred officers goes can be better represented as a graph than a verbal description,
Okay, similarly, the split up the expenditure of a country can be effectively shown through a pie diagram, and the organizer set up the university can easily shown through a flow chart. The first two examples are इलस्ट्रेटेड। ओके, तो कुछ ग्राफ चार्ट है, फ्लो चार्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम क्या है, उसके यूज से भी हम क्या है, हम सामने वाले व्यक्ति को एक तरीके से हम आइडेंटिफाई करवा सकते हैं या किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम वर्ड में, है ना। तो जस्ट ज़्यादातर हम क्या है, पीपीटी में भी हम ग्राफ का, फ्लो चार्ट का, हम इन सभी का एज अ डेटा रखने के लिए हम यूज करते हैं। थोड़ी सी सर्दी हो गई है मुझे। देन यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन एज टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, आप अपने क्या है प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से आप क्या है मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हो। तो यहाँ पे आपके कुछ प्रेजेंटेशन के मोस्ट इफेक्टिव बनाने के आइडियाज लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन अ सब्जेक्ट वी प्लान एडवांस वी इंटेंड टू से टेक अ क्लोज लुक एट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, इट विल बी ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग की बात करें तो इसमें लिखा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, स्टेट योर पर्पज, तीसरा है आपका रिलेट सब्जेक्ट टू ऑडियंस एंड गिव अ ब्रीफ आउटलाइन। ओके, देन उसके बाद जो मिडिल में आप जो डालोगे तो देन उसमें आपका मिडिल में आपका क्या आएगा, तो डू नॉट प्रेजेंट मोर 4 मेन पॉइंट आइडियाज। ठीक है, आपको 4 से ज्यादा आपको पॉइंट्स को नहीं डालना है। देन सपोर्ट मेन आइडियाज बाय फैक्ट्स। ठीक है, एंड यूज साइन पोस्टिंग, यूज विजुअल्स। तो ये सारी चीजों का यूज करके आप मिडिल वाले सेक्शन को फुलफिल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एंडिंग की बात करें तो एंडिंग किस तरीके से आपको करनी है, तो यहाँ पे लिखा है रिट्रेट रेनफोर्स व्हाट यू हैव सेड, समराइज मेन पॉइंट्स, एंड सेकंड में आपका क्या है, डू नॉट प्रेजेंट न्यू आइडियाज, है ना। आपको एकदम से नए आइडियाज को एंड में उठा के नहीं लाने हैं। ठीक है, अगर लाओगे तो देन आपका क्या है, एक तरीके से आपकी इफेक्टिवनेस जो होगी पीपीटी की प्रेजेंटेशन की वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। देन बात करें थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, मेक अ कंक्लूजन और रिकमेंडेशन इफ नेसेसरी। ठीक है, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे आप कंक्लूजन या फिर रिकमेंडेशन डाल सकते हैं। देन यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे लिखा है कि रिलेट कर सकते हैं कंक्लूजन को ऑडियंस से, इनवाइट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट हो गया। तो कुछ आपके ये आपके तरीके होते हैं पीपीटी को बनाने के लिए। देन यहाँ पे लिखा टू मेक योर पीपीटी एंजॉयबल। आप अगर अपने पीपीटी को या प्रेजेंटेशन को एंजॉयबल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या है, कैप्चर करना पड़ेगा इंटरेस्ट किसके, तो अपने ऑडियंस के। ठीक है, वो क्या देखना चाहते हैं बिगिनिंग में, उन्हें क्या उन्हें अच्छा लगता है ना, रियोट्रिकल क्वेश्चन टेलिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, आपको अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनानी पड़े, कोटेशन और जोक भी देना होगा 2-4, है ना। देन उससे क्या होता है, आपके ऑडियंस जो होते हैं थोड़े से इम्प्रेस होते हैं आपसे, है ना। देन यहाँ पे लिखा है नेवर रीड योर नोट्स। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको क्या है कि सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल रीड करके बता रहा हूँ। तो जस्ट अगर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो देन हमें क्या है, कोई भी नोट्स को हमें रीड नहीं करना होता। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूज पावर पॉइंट स्लाइड्स और कार्ड्स विथ कीवर्ड्स इंस्टेड। ठीक है, तो जस्ट हम कीवर्ड का यूज करके हम जस्ट डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको क्या पूरा का पूरा पढ़ के एकदम बता रहा हूँ। तो देन आपका जो एक्चुअल में जब हम प्रेजेंटेशन को हम सामने रखते हैं तो देन हमें क्या है, हमें पढ़ के नहीं, जस्ट हमें क्या है वो कीवर्ड का यूज करके हमें जस्ट डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो देन हम आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है होमोग्राफ और फोन्स के बारे में आप बताइए। देन उसके बाद इनमें एग्जांपल्स भी दीजिए। तो वर्ड्स जो होते हैं आपके, जो प्रोनाउंस कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं एंड देन डिफरेंट अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो वो होते हैं आपके होमोफोन्स। नाम से आपको समझ में आ रहा है होमो फोन्स, फोन्स मतलब आवाज, है ना। एंड उसके बाद क्या है, होमोफोन्स एक ही तरह के आवाज होने, है ना, लेकिन मीनिंग क्या हो उनके अलग हो। प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा हो, एक जैसा हो रहा हो, लेकिन मीनिंग क्या हो रहा है, अलग हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि आपका सी और SEAC, यानी एक सी देखना है, मतलब एक सी आपका समुद्र है, एक साइट है तो एक साइट है, एक साइट है, तीनों साइट का मतलब अलग है। या आई है इनका अलग अलग है, वेट अलग है। इसी तरीके से चेक वीक लूज, ये सारे आपके क्या है, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बट इनका जो मीनिंग है अलग अलग होता है। देन उसके बाद हम बात करें होमोग्राफ्स की। तो होमोग्राफ्स का आपका क्या होता है, तो होमोग्राफ्स में आपका लिखा है कि आर वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग, एक तरह की स्पेलिंग होती है लेकिन मीनिंग आपकी अलग अलग होती है, वेदर दे हैव प्रोनाउंस द सेम और नॉट। कभी कभी हो सकता है मे बी प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो देन वैसे आपके क्या होते हैं होमोग्राफ, यानी आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं ग्राफ, यानी अगर हम जो अल्फाबेट को ग्राफ करते हैं तो आपके क्या रहे, एक जैसे ग्राफ हो रहे हैं लेकिन उनका क्या है मीनिंग अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि बास देखें, बैस, तो बास कहें, बैस कहें, जो भी कहें, ये क्या है फिश है होता है, ये राइम्स विद द क्लास। ठीक है, एंड देन दूसरा जो बास ले रखा है इसमें इंस्ट्रूमेंट में राइम
विथ द एस, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह में होता है। तो ये सारे आपके क्या है, होमोग्राफ्स होते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक और लिख रखा है, एक बाक है जो कि आपका डॉग का साउंड होता है ना, और एक बार का आपका क्या होता है, कवर ऑफ ट्री, ठीक है, छाल, पेड़ की छाल जो होती है। तो यहाँ पे आप होमोफोन और होमोग्राफ के मैं डिफरेंस समझ गए होंगे। होमोफोन आपके जस्ट होते हैं जो आपके सिमिलर आपके प्रोनाउंसिएशन होते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स होती है। लेकिन होमोग्राफ जो आपके कैसे होते हैं, वो स्पेलिंग सिमिलर होती है बट मीनिंग कैसी होती है, डिफरेंट हो सकती है। मे बी प्रोनाउंसिएशन भी इनका सेम हो सकता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि भाई वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं तो हमें किस तरीके से, कैसे हमें जनरल न्यूट्रल रहना है, तो इस चीज़ के बारे में आपको लिखना है। ये वाला आप लिखेंगे तो देन आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो सम रिप्लेसेबल वर्ड्स है जिससे कि हम क्या है जनरल न्यूट्रल बना सकते हैं अपने फॉर्मल लेटर को, ठीक है। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आप सभी को लिखना आता ही है, ठीक है। अगर मे बी अगर आपके एग्जाम्स में आ गए फॉर्मल लेटर किसी चीज़ पे लिखने, तो देन आप लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो अभी तक इस क्वेश्चन में नहीं है, एक क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मल लेटर की जिक्र किया गया है, देन उसको हम करेंगे। तो आपको आना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ पे ही, हिज, हिम है ना, हिम सेल्फ है, ये सारे जो यूज किए जाते हैं रेफरिंग टू अ मेल पर्सन, ठीक है। आप सभी को मालूम है ये प्रोनाउंस क्या है, मेल पर्सन के रेफरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, है ना, जो कि आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना। यूज ऑल मैस्कुलिन नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू रेफर द बोथ मैन एंड वोमेन, ठीक है। आप क्या है, आप ऑल मैस्कुलिन नाउन्स या प्रोनाउंस का है जो कि आप क्या है, मेन और वुमेन दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। सच लैंग्वेज इज कंसीडर सेक्सिस्ट, ठीक है। तो वैसा आपका क्या हो जाता है, वो आपका लैंग्वेज सेक्सिस्ट होता है। यानी आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप जनरल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, है ना। यानी आप क्या है, मैस्कुलिन वाला जो नाउन प्रोनाउन है आप मेन के लिए भी यूज कर रहे हैं, वुमेन के लिए भी यूज कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से गलत है ना। तो यहाँ पे लिखा आई जो होता है यहाँ पे सेफियर होता है, यानी सेफर होता है, यूज द प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। आपका प्लूरल प्रोनाउन जितने भी है जस्ट वो सेफर होता है ना। जैसे कि वे से आप, अगर मैं जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ वे, तो वे का क्या होता है, आपका दे होता है। तो दे से आप क्या है, जस्ट आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, हम गर्ल के लिए बोल रहे हैं, बॉय के लिए बोल रहे हैं, हम जस्ट हमें इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो देन आपका ये वर्ड जो है ये आपका सेक्सिस्ट नहीं हो सकता, या आपका एक तरीके से जेंडर न्यूट्रल वर्ड है ना। तो देयर हो गया, देम सेल्फ हो गया, ही, शी, हिम, हर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, है ना। यूज इन लेटर, अगर हम इन सभी का यूज करते हैं तो देन ये आपका जनरल न्यूट्रल वर्ड हो सकता है, ठीक है। इन वर्ड से हम क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो रिप्लेस किया जाता है मैन पावर से, जैसे कि मेल कैरियर हो गया है ना, इज रिप्लेस्ड बाय मेल मैन, है ना। जैसे कि हम क्या है, जो मेल कैरियर होता है उसको हम मेल मैन कहते हैं। एंड चेयर और चेयर पर्सन को हम रिप्लेस कर देते हैं चेयरमैन से, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी नाउ कॉमनली यूज द फ्लाइट अटेंडेंट, जो आपके फ्लाइट में जो मैनेजमेंट करने वाले थे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेप वर्ड कहते हैं, है ना, मैनेजमेंट मैनेजर टाइप होते हैं। एंड स्टे वर्ड इज, तो ये हम इसके जगह हम क्या है, सेल्स पर्सन का भी यूज कर सकते हैं, या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का यूज कर सकते हैं, या सेल्समैन की जगह सेल्स वोमेन मतलब रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। इंस्टीड ऑफ अ लेडी डॉक्टर इट इज बेटर टू से डॉक्टर, ठीक है। हमें अगर लेडी डॉक्टर कहने की जगह हमें बेटर होगा कि हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का यूज करें, बिकॉज लेडी डॉक्टर इंप्लाइज द डॉक्टर आर यूजुअली मेल, ठीक है। अगर हम लेडी डॉक्टर कहते हैं तो आप ऐसे समझना कि डॉक्टर आपके सिर्फ मेल ही होते हैं, है ना। लेडी लगा दिया तो डॉक्टर हुए मेल, है। तो ऐसा तो होता नहीं है, ये जस्ट आपका कॉमन नाउन भी होता है ना। तो देन यहाँ पे देखिएगा, सिमिलरली इंस्टेड ऑफ एन एक्ट्रेस बेटर टू से एन एक्टर, ठीक है। तो हम अगर हम एक्ट्रेस कहते हैं तो देन उससे बेटर रहेगा कि हम उसे एक्टर ही कहें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो देन यहाँ पे लिखा है ऑल्सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। हमें ऐसे रूढ़िवादी स्टीरियोटाइपिंग चीज़ों पे क्या है, हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिखा है बोथ द एप्लीकेंट ऑफ हिज वाइफ शुड साइन, तो यहाँ पे लिखा है क्या, बोथ द एप्लीकेंट एंड हिज वाइफ शुड साइन, यानी उसकी वाइफ यानी उसकी पत्नी भी उसको भी साइन करने जरूरी है। तो हमें उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, वी शुड यूज बोथ द एप्लीकेंट स्पोज शुड साइन, ठीक है। स्पोज जस्ट अ पेयर होते हैं ना, शादीशुदा कपल, तो वो क्या है, जस्ट वो साइन कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा आपका बेटर होता है ना। तो जस्ट इस तरीके से हम क्या है, सेक्सिस्ट वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेंट कैन बी अ मैन और अ वोमन, ठीक है। एप्लीकेंट आपके मैन भी हो सकता है, वोमन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या है, जनरल न्यूट्रल कर सकते हैं अपने फॉर्मल लेटर को। देन उसके बाद 6th क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें आपका कह रहा है वाटर स्केमेटा। स्केमेटा क्या होता है और इसके हमें रोल को बताना है कि रीडिंग में इसका रोल क्या है। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं तो देन आपको 5 नंबर मिल जाता है। इसमें लिखा है जनरेटिंग दिस मीनिंग्स दे ड्रॉ और अ प्रायर नॉलेज एंड बिलीव अबाउट द सब्जेक्ट देयर वर्ल्ड नॉलेज सो टू द
speak that relates to the subject. Reader have network to prior understanding about a topic, what theoristic called schemata. ठीक है, तो वैसे चीज़ों को क्या कहते हैं, schemata कहते हैं। जैसे कि हमें क्या हो, पहले से ही हमें काफ़ी सारा नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, है ना, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, और एक तरीके से हमने एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया है ना, हैव अ नेटवर्क ऑफ प्रायर पहले से ही, है ना, उस चीज़ के बारे में। तो देन वो उसको थ्योरिस्ट्स क्या कहते हैं, तो आपके स्कैमेटा कहते हैं। ठीक है, जो थ्योरी रचते हैं ना, थ्योरी देते हैं। देन यहाँ पे आपका क्या लिखा है, इसमें रीडिंग में इसका रोल कैसा होता है, तो इन रीडिंग द एड ऑफ दिस नेटवर्क, अगर हम इन नेटवर्क को यूज करते हैं तो फिलिंग ऑफ सम ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, द गैप्स विद व्हाट दे नो and the existing schemata. The prior knowledge a reader already has about a subject has a much do not with words he gets from a text as a actual word or in the text. ठीक है, जैसे कि अगर मैं पहले से ही इन सभी चीज़ों को पढ़ के आया तो देन हम क्या कह सकते हैं, मैं पहले से इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज, देन मेरे को कह सकते हैं स्कैमेटा, है ना। तो यहाँ पे वैसे चीज़ों को हम स्कैमेटा कहते हैं। तो देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया था कि भाई एक न्यू रिक्रूट है जिसको ज्वाइन करा है एक ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, राइट अ डायलॉग 10 टर्म्स में लिखना है और सीनियर कलीग उसमें जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, ये आप करेंगे तो देन आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट मैंने इसको क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो देन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, यहाँ पे वेयर इज दिस, आई थिंक हाँ क्रोम में दिखाता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा नहीं, देन मैं आपको जब PDF प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या है, मैं जस्ट इसको अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने सर्च करा था, देन मेरे को बुक में कहीं नहीं मिला ये चीज़, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ ज़रा, हाँ ये वाला है। तो गाइज किस तरीके से आपको, जिस तरीके से यहाँ पे रिक्रूट वाला जो यहाँ पे बात लिखी गई है, तो किस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे अ वेरी गुड मॉर्निंग, यहाँ पे जो भी नाम हो, रोहित हियर, वेलकम हियर टू ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें, तो देन कलीग कहेगा, हमारा सीनियर कलीग, हे माई सेल्फ राहुल, डू यू बिलोंग टू दी कमिटी, आप क्या बिलोंग करते हैं कमिटी से। तो यहाँ पे लिखेंगे डायलॉग, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा इट्स नॉट माई सेल्फ, इट्स जस्ट सिमिलर पेरिस, क्या लिखा है, पार्टिसिपेंट एज यू आर द थिंग्स इज इट इज माइन कंपनी एंड होस्टिंग द इवेंट। ठीक है, तो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है कंपनी है, तो इसी का है ये जो माइन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो भी कह सकते हैं, इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। कलीग कहता है फाइन आई गॉट इट, सो व्हाट यू रोल ओवर हियर, आपका यहाँ पे मतलब क्या रोल है। तो देन यहाँ पे मैं कहूँगा कि माई सेल्फ एन एग्जीक्यूटिव IT डिपार्टमेंट। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखना चाहो, IT डिपार्टमेंट या फिर जो भी डिपार्टमेंट लिखना चाहो वो लिख सकते हो आप। वेयर वी आर द 2 ट्रेनर्स, हम 2 ट्रेनर हैं। आवर वर्क इज टू एन अपडेट ओवर ऑल द अपकमिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड सिमिलर आवर ऑफिसेज एंड वर्क इज ट्रेन द एम्प्लॉयज। माई कलीग हु इज सीनियर टू मी, मेरा जो कलीग है हमसे सीनियर है, एंड द वाइड नॉलेज अबाउट दी रिगार्ड। ठीक है, और इसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज है। तो वहाँ पे कलीग क्या कहेगा, आर यू ट्रेनिंग ऑफ मिस अलीना। ठीक है, आप क्या ट्रेन कर रहे हो मिस अलीना को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा येस दिस इज वन हु टॉट टू हु अबाउट ऑल दीज प्रोटोकॉल, सी इज इमेंसली अ पेशेंट ट्रेनर with a far better communication skills, you can inform any one of us. ठीक है, देन उसके बाद कलीग कहेगा श्योरली आई विल डू सो, थैंक यू। मैं कहूँगा विशिंग यू हैव अ गुड डे अहेड, कलीग कहेगा विश यू द सेम। तो कुछ इस तरीके से हम क्या है डायलॉग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देन कुछ इस तरीके से डायलॉग राइटिंग लिखते हैं। ठीक है, तो डायलॉग आपको आता ही होगा। तो देन उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं कंटिन्यू। देन उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो देन आपको 10 नंबर मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको क्या है, अगर वो आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको डायलॉग राइटिंग नहीं लिखना आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, आप ऐसे लिख देना। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा था हायर एजुकेशन इन इंडिया 21st सेंचुरी में किस तरीके से हायर एजुकेशन है इंडिया में, तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको जस्ट इन पॉइंट्स में नहीं लिखना है। आप चाहे तो इनको अच्छे से डिस्क्राइब करके 200 से 300 पेज में भी आप पेज कह रहा हूँ, वर्ड्स में आपको लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक लिखोगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि हायर एजुकेशन इज कंसीडर द लास्ट स्टेज ऑफ एकेडमिक लर्निंग। ठीक है, आपका हायर एजुकेशन कैसा होता है, तो जस्ट हम उसको कंसीडर करते हैं लास्ट स्टेज ऑफ एकेडमिक लर्निंग।
अगर मैं बात करूँ हायर एजुकेशन हम लेते हैं 11th-12th लेते हैं, देन उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, तो जस्ट हमारे क्या लास्ट स्टेज ऑफ एकेडमिक लर्निंग होता है। देन उसके बाद हायर स्टडीज जो है वो डन करा जाता है, सक्सेसफुल कंप्लीशन सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जस्ट हम क्या है जब हम सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर देते हैं 11th-12th कंप्लीट कर देते हैं, देन हम हायर स्टडीज को ओवरटेक करते हैं, या मैं बोलूँ उसको लेते हैं। ठीक है, फिर देन जब हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन, ओके, तो देन यहाँ पे क्या है कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। बाहर में शायद धुआं छोड़ने आए हैं ये मच्छर वाले, थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगेन हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। चौथा जो है इंडिया पोजेसेस अ नाउ लेवल एट अबाउट द 23.6% हायर एजुकेशन। ये आपको डेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप कभी भी ऐसे लिखते हो तो उसमें अगर डेटा घुसाते हो मतलब डेटा डालते हो तो देन वो आपका क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ऐसे आपका ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। यहाँ पे मैनी यूनिवर्सिटी जो इंडिया है वो अनेबल टू फुलफिल द क्राइटेरिया सेट बाय यूजीसी, जो हमारी यूनियन ग्रांट कमीशन है जो कि आपके क्या है कॉलेजेस को जो क्राइटेरिया देती है उसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या है फुलफिल नहीं कर पाती है ना, वो चीज़ भी आपको लिखना है। देन उसको आप चाहे तो अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सकते हो इस टॉपिक को, है ना, किस तरीके से नहीं कर पाती है, क्यों नहीं कर पाती है, कितनी फर्जी हमारे यहाँ कॉलेजेस होते हैं, उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो। देन उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे सेंट्रल स्टेट डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 4 हायर एजुकेशन सेक्टर इंडिया। ठीक है, आप सभी लेवल ऑफ क्या है हायर एजुकेशन के आपको लिखने होंगे, सेंट्रल स्टेट डीम्ड एंड प्राइवेट, आप चारों को मेंशन करना है अपने ऐसे में। देन यहाँ पे 7वां लाइन जो है एसोसिएट करना है, बैचलर मास्टर एंड डॉक्टरल आर द 4 हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, डिग्रीज इन इंडिया, हाँ, तो ये आपके मोस्ट आपके क्या है फेमस डिग्री है जो कि बहुत सारे बच्चे इनके लिए आवेदन एक तरीके से अप्लाई करते हैं और एप्लीकेबल भी होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है इंडिया स्टैंड करता है 59th अमॉन्ग 64 कंट्रीज में जो आपका टर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, जो कि हमारी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बेकार खराब कह सकते हैं इसमें, है ना, और भी हमें अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या है जस्ट आपको क्या है इमेज अच्छा दिखाने के लिए आपको अपने हिसाब से यहाँ पे किसी प्रकार से क्या कहते हैं फैक्ट्स मेंशन नहीं करने, जो ओरिजिनल फैक्ट है वहीं आपको रखना है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ फैकल्टीज एसेक्ट्रा आर द बैरियर्स टू द हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है और इसको आप चाहे तो और भी बड़ा करके लिख सकते हैं किस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, देन उसके बाद 10 पॉइंट जो है आपका यहाँ पे कह रहा है इंडिया हायर एजुकेशन कंडीशन कैन इम्प्रूव्ड बाय सेटिंग अप गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और थ्रू द पार्टनरशिप विद द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, हम किस तरीके से जो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ ऐसे हैं जो हम फॉरेन कंट्रीज के इंस्टीट्यूशन से पार्टनरशिप करके हम क्या है बहुत सारे कॉलेजेस को रन करते हैं, तो उस चीज़ को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका इस तरीके से आप हायर एजुकेशन इन इंडिया 21st सेंचुरी लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद हम आएंगे इसमें आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे ये जस्ट आपका बैक हो गया ये थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दूसरा टॉपिक था कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया है, आप चाहो तो आपको मैं जस्ट पॉइंट्स में बता दूं, तो जस्ट आपको क्या करना है यहाँ पे आपको इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में बताना है। ठीक है, डिफरेंट फेस्टिवल, लैंग्वेज और क्लॉथिंग के बारे में बताना है, जैसे कि आपका जो बहुत सारा ट्रेडिशन है वो जो कि आपके पूरे एशिया में आपके फैला हुआ है ना, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी आपको इस तरीके का ट्रेडिशन नहीं मिलेगा, है ना। एंड उसके बाद आपका क्या है डाइवर्स कल्चरल होने के बाद यहाँ पे क्या है एक तरीके से पार्ट ऑफ मतलब दुनिया का क्या है डाइवर्स कल्चरल पार्ट है, एक तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं हम अपने इंडिया में। इंडियन रेस्टोरेंट जो है आपका सेटअप होता है डिफरेंट कंट्रीज में, इस तरीके से आप बता सकते हो। इंडियन एंटिक्स एंड आर्टिफैक्ट्स के बारे में बता सकते हो एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स को डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और बहुत सारी जो कंट्री में मनाई जाती है उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब पूरे देश में जो फेस्टिवल बनाया जाता है उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। आप साउथ इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, नॉर्दर्न इंडिया फूड्स के बारे में, सी फूड के बारे में बता सकते हो, साउथ इंडियन फूड के बारे में बता सकते हो। ठीक है, इडली डोसा, डांस आर्ट के बारे में बता सकते हो, थिएटर आर्ट के बारे में बता सकते हो, जो आपके फोक डांसेज हैं उनके बारे में बता सकते हो, है ना। वेलकम डांस जो होता है गेस्ट के लिए, जैसे कि हर कंट्री में आपका होता है ना, तो जस्ट उसको आप बता सकते हो। इंडियन क्वेश्चंस के बारे में बता सकते हो, देन बहुत सारी चीज़ें, स्वीट्स के बारे में भी बता सकते हो जो कि आपके बहुत सारे फेमस स्वीट्स है जैसे। एंड उसके बाद आप अपने जो आपके ट्रेडिशनल परिधान वगैरह जो होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे कुर्ता, धोती, साड़ी, दुपट्टा, कुर्तीज, जो आपके जस्ट यूनिक आपके क्लॉथ हैं, इसको वर्ल्ड में आपको इंडिया में ही आपको मिलते हैं बेसिकली। और यहाँ पे आप क्या है
स्पेशली आप क्या है इंडियन सिल्क के बारे में, कॉटन के बारे में बता सकते हो, ये सारी चीजें हैं। एथनिक डिजाइन और मेक्स एक्सपीरियंस द डाइवर्स कस्टम इन इंडिया, ठीक है, जो भी आपके रीति रिवाज है उसके बारे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे फोक डांस के बारे में लिखा है, जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा, गरबा एंड लावनी के बारे में। ये अलग अलग स्टेट्स के आपके अलग अलग कल्चरल फोक डांस है, इनके बारे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो देन ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में बता सकते हो कि ये डाइवर्स फॉर्म है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। नवरात्रि फेस्टिवल जो कि आपका बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, मोस्ट ऑफ फेमस आपका कलकत्ता वगैरह में है। देन उसके बाद बाम्बू बीटिंग स्टिक्स आपका जो है ना, कलरफुल ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं कहाँ पे, आपके मणिपुर वगैरह में, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे। खाना पीना जो भी हो सके, मतलब आपका जितना आपका डीप नॉलेज है, आप जितना आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हो, आप वो चीज़ आपको पूरा अपना एफर्ट लगाना है। आप चाहे तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर शुरू में ही अगर इस तरीके से आप सोचने बैठ जाएंगे तो देन आपके बहुत से क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो देन ये आप चाहो तो लास्ट में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कोशिश करिएगा कि जो आपके पहले जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी हम अटेम्प्ट करके ख़त्म करें। देन उसके बाद हम क्या कहते हैं अपना ऐसे को कंप्लीट करें। तो देन यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो देन यहाँ पे कह रहा है कि ऑफर्ड अ जॉब, यू हैव बीन ऑफर्ड, हमें क्या है एक जॉब ऑफर किया गया है रिसर्च असिस्टेंट का, जिसमें लीड करना है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। कोई सा भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इसमें फॉर्मल लेटर लिखना है, एक्सेप्टेंस टू द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि जब हमने क्या है आपका लेटर एक्सेप्ट कर लिया है तो इस चीज़ को आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो भी है मई 2020, जो भी आप एक्चुअल जो भी डेट डालना चाहे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका आज का डेट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे डियर सर, थैंक यू फॉर योर लेटर, जो भी आपको जिस डेट में प्रोवाइड किया गया वो लिख दोगे। एंड अगर दिया हो यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं दिया है तो आप अपने तरीके से इमेजिनरी कुछ भी आप डाल सकते हो, है ना। पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट फॉर योर कंपनी, आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट ऑफ योर ऑफर एंड द पार्ट ऑफ योर टीम, ठीक है। लुक फॉरवर्ड एंड वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड आई विल बी एबल टू ज्वाइन 2 वीक्स इन टाइम, ठीक है। हम 2 वीक में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। थैंक यू योर फेथफुली, जो भी आपका नाम हो, साहिद हुसैन यहाँ पे मैंने डाल दिया है। जैसे अगर यहाँ पे नाम दे रखा है तो आप वही नेम को मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो इसको चाहो तो आप और भी थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप इतना भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने बताया था कि 5 स्टूडेंट को एक टॉपिक दे दिया जाता है, जिसमें हम क्या गए हैं, कह रहे हैं कि हम इनकरेज की बात कर रहे हैं कि हम जो चिल्ड्रन है हम उनके गुड रीडिंग हैबिट के लिए किस तरीके से डेवलप करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन करना है। तो एग्जाम में जस्ट हम ग्रुप डिस्कशन कर नहीं सकते, तो देन हमें क्या है खुद से हमें कुछ पॉइंट्स रेडी रखने होंगे, या फिर हमें क्या है अपना कॉमन सेंस का भी यूज करना होगा। ऐसा नहीं है मैंने जो पॉइंट्स बता दिए हैं वही पॉइंट आपको लिखने हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तब, ठीक है। तो देन आपको भी अपना कॉमन सेंस को क्या है हर क्वेश्चंस में यूज करना है और डीप एनालिसिस करना है हर एक क्वेश्चन का कि असल में ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कुछ कह कुछ रहा है और आप कर कुछ रहे हो, है ना। तो जस्ट आपका क्या है मार्क्स क्या होता है उसमें कट सकता है, और टीचर को समझ में नहीं आएगा तो पूरा एग्जामिनर जो है आपका क्वेश्चन आंसर जो है कट कर सकता है। तो देन आपको क्या है अच्छे से उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, समझना है ना। देन उसके बाद हम देखें यहाँ पे कह रहा है मेक रीडिंग एंजॉयबल, हम उनको क्या है पढ़ने के लिए एंजॉयबल कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ वैरायटी ऑफ बुक्स इन द मार्केट टेलर्ड टू द स्टेज डिफरेंट एज रेंजेस, ठीक है। अलग अलग रेंज के वैरायटी ऑफ बुक्स आपको मिल जाएंगे। चूज पॉपअप बुक्स other creativity published text and you are reading to your children, you can vary tone and voice maintain and their interest, ठीक है। हम उनको इस तरीके से पढ़ के सुना सकते हैं, अलग अलग टून में सुनाए, जिससे कि वो बच्चा क्या हो जस्ट वो उस चीज को लेके एक तरीके अटेंशन दिखाए और इंजॉय करे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एक ही सुर में बोलूंगा तो देन आपको क्या है कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जस्ट हमारे ऊपर जायती की जा रही है ना। तो देन क्या है हमें अलग अलग टोन में एकदम ऐसा होना चाहिए कि कम्युनिकेशन बैठना चाहिए हमारे सामने वाले बच्चे से, और हमारा कम्युनिकेशन बैठना चाहिए। इस तरीके से हमें अपना टोन को रखना होता है। देन यहाँ पे लिखा है सेट अप द कोस्ट रीडिंग एंड द मिनी लाइब्रेरी योर चाइल्ड बेडरूम में ऑल्सो इंक्रीज देम टू रीड फ्रिक्वेंटली। आप क्या है बच्चों के रूम में हम छोटा सा लाइब्रेरी बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे और भी ज़्यादा इंकरेज हो सके हैं मिनी लाइब्रेरी को देख के, है ना। क्योंकि सामने चीज़ें रखी होती है तो देन उनका मन भी उस चीज़ पे जल्दी जाता है। यहाँ पे बात करें यूज इंटरैक्टिव बुक्स, तो हम कुछ इंटरैक्टिव बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटरैक्टिव बुक्स में भी साउंड बटन्स एंड द पुल आउट फैक्ट्स दैट विल सर्व ब्रिंग स्टोरीज टू लाइफ, ठीक है। एक तरीके से साउंड बटन की तरह वर्क करता है, जैसे कि आप साउंड बटन दबाओ तो इंक्रीज हो जाता है
साउंड बटन दबाओ तो डिक्रीज हो जा सकता है, प्लस माइनस जैसे। तो जस्ट ये आपका क्या है, साउंड बटन की तरह क्या है, इंक्रीज कर सकता है और बहुत सारी स्टोरीज जो है बना सकता है। चाहे चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हियर द स्टोरी बीइंग रीड आउट ऑफ दीज फॉलो द वर्ड्स ऑन द पेजेस। ठीक है, चिल्ड्रन को क्या है, बच्चे जो होते हैं आपके मतलब आपके नहीं, जो भी बच्चे होते हैं तो उनको क्या है, स्टोरी को पढ़ना बहुत पसंद होता है ना, रीड करना। तो वो क्या है, वो पेजेस, वर्ड्स के पेजेस, मतलब जो पेजेस में वर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जस्ट इस तरीके से हम उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं बुक से, गुड रीडिंग हैबिट बना सकते हैं। एक्सपोज करना है उनको देम टू बुक्स एंड ए वैरायटी ऑफ जनर। ठीक है, अलग अलग आपके क्या है, लेखक की किताबें या फिर अलग अलग टाइप्स के बुक हमें उनको प्रोवाइड कराते रहने होंगे, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा है रीडिंग डजंट हैव टू लिमिटेड ट्रेडिशनल स्टोरी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ट्रेडिशनल स्टोरीज दे दिया है, ठीक है, दो बैलों की कथा पकड़ा दी, देन वो बच्चा क्या है आपका उनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। नहीं, उनको हर तरह के बुक्स को पढ़ाना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे नॉन फिक्शन बुक्स लिख रखा है, इंक्लूडिंग इंसाइक्लोपीडियाज। ठीक है, बहुत सारे जो इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं उनको भी बच्चों को पढ़ने में रुचि आनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है एज वेल एज न्यूज़पेपर टारगेटेड एट चिल्ड्रन। ठीक है, न्यूज़पेपर जो बच्चे पढ़ते हैं तो जस्ट वो टारगेट करते हैं उनके गुड रीडिंग हैबिट को, है ना। यहाँ पे कॉमिक बुक भी आपका स्टिमुलेट करता है उनके इंटरेस्ट को रीडिंग में, है ना। रीडिंग ईच नाइट क्या है कि जो रीडिंग बुक टुगेदर एज अ पार्ट चाइल्ड्स नाइट टाइम रूटीन विल इंश्योर द चिल्ड्रन एसोसिएट रीडिंग विद रिलैक्सेशन। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब रात में बैठा रहता है या मैं बोलूँ सोने का समय होता है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है उसकी बॉडी। तो उस समय हमें उसे ऐसे रूटीन क्रिएट करना चाहिए जिसमें कि बच्चा जो है उस समय उसे बुक पढ़ने की आदत हो सके, है ना। देन इसके बाद चिल्ड्रन कैन ऑल्सो पॉइंट आउट द एनी वर्ड्स दे आर फेमिलियर एंड रीड आउट देम। ठीक है, जो वो बहुत से मिलते जुलते वर्ड्स हैं वो जस्ट उनको पॉइंट आउट करवाना है, एंड देन उससे क्या होगा कि उनको और भी ज़्यादा उस चीज़ में पढ़ने में मजा आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉर दोज चिल्ड्रन हु नॉट येट बिगन रीडिंग। वैसे चिल्ड्रन जो कि अभी तक उन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो उनको क्या क्वेश्चंस आस्क करने होंगे स्टोरी, जैसे कि यहाँ पे लिखा व्हाट डू यू थिंक गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ठीक है, आप आगे क्या करने चाहते हैं, मतलब क्या जो भी है क्या सोच रहे हैं आगे करने के लिए, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन आस्क करना होगा, उनसे पूछना होगा। हेल्प देम फेमिलराइज क्या लिखा है देमसेल्व्स स्टोरी स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें करना होगा। ड्रामा का भी यूज करना है। चिल्ड्रन लव नथिंग मोर देन एक्टिंग एंड ट्राइंग आउट डिफरेंट रोल। ठीक है, अगर हम किसी को एक्टिंग के साथ या फिर ड्रामा के साथ क्या है किसी चीज को अगर हम समझाते बताते तो देन वो क्या है बहुत ज्यादा क्या है उससे एक तरीके से बच्चा जो है अट्रैक्ट होता है। इफ योर चिल्ड्रन रेटिकुलेंट रीडर देन एनकरेजिंग देम इन अ करेक्टर ऑफ द फिक्शनल टेल। ठीक है, उनको क्या है जैसे कि कोई बच्चा होता है रेटिकुलेंट रीडर होता है ना, देन उनको एनकरेज करने के लिए क्या करना होता है, उनके साथ एक करेक्टर प्ले करना होता है, जस्ट अ फिक्शनल टेल, है ना। जैसे कि आपने जो कहानी में करेक्टर है जस्ट आप वही करेक्टर बन जाए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ना कंप्लीट कर सकते हैं डायलॉग में हेल्प द मोटिवेट टू रीड अ टेक्स्ट। इस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। देन यहाँ पे लिखा है टेक देम अ लोकल लाइब्रेरी। लोकल लाइब्रेरीज आर अ ट्रेजर। ठीक है, हम उनको क्या है कि लोकल लाइब्रेरीज में ले जाएं। उनके लिए तो जस्ट क्या है अगर जो रीडर अगर हमें बनाना है बच्चों को तो जस्ट उनके लिए एक से खजाने की तरह, है ना। तो देन ये क्या है देन रेगुलरली होस्ट स्टोरी टाइम सेशन एंड समर रीडिंग कंटेस्ट। ठीक है, और जस्ट उनको क्या करना है रेगुलरली उनको होस्ट करवाना है स्टोरी टाइम सेशन और समर रीडिंग कॉन्टेस्ट में भी उनको पार्टिसिपेट वगैरह करवाना है। being surrounding by the other children who are love reading may just get them to get cement your child's enjoyable of reading। ठीक है, तो जस्ट वो चार बच्चों को देखते हैं बच्चे तो देन वो क्या है जस्ट मोटिवेट होते हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ इस तरीके का सराउंडिंग भी हमें प्रोवाइड करना है। तो जस्ट इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में भी आप इसे इनकरेज कैसे कर सकते हो। आप अपने थॉट्स एंड अपने आइडियाज को भी ले सकते हो। हाँ, आपका जो आइडियाज होना चाहिए वो बिल्कुल सुटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तर्कहीन हो, बिल्कुल ही ज्यादा आपका जो आइडिया है वो एकदम बेसलेस हो, फैक्टलेस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी आइडियाज को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है एक सेकेंड, हाँ इसमें कह रहा है व्हाट आर द characteristic of conversation, how the conversation different from other speech events। ठीक है, आपका जो conversation है वो क्या होता है, मतलब उसके characters क्या होते हैं। तो यहाँ पे just मैंने characters कुछ लिखे हैं। तो when you ever do conversation with anyone have remind some points which are mainly known the characteristic of conversation। ठीक है, जब भी हम क्या है किसी से बात कर रहे हो सकते हैं। आपका देखो conversation क्या होता है, जस्ट हम एक या एक से अधिक लोगों से क्या हो जस्ट हम बात कर रहे होते टॉक कर रहे होते तो जस्ट आपका वो क्या होता है कन्वर्सेशन होता है। तो देन उसी को हमें क्या है जस्ट पॉइंट आउट करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक को। तो देन हमें क्या है कुछ
जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो देन हमें रिमाइंड याद आता है कि भाई हमें अपने कुछ पॉइंट्स है उनको रिमाइंड करना है, उसके करेक्टर, वो जस्ट वो आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्रेस योर ओपोनेंट, जिससे कि आप क्या हो, अपने सामने वाले को, प्रतिद्वंदी को क्या कर सको, इम्प्रेस कर सको, अपने वर्ड से एकदम उसे प्रभावित कर सको, इम्पैक्टफुल, एक तरीके से इम्पैक्ट डाल सको उन पे, है ना। तो ऐसा, तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे कि अगर हम कभी भी किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए अदर्स, ठीक है। आपको सामने वाले को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, उनकी सोच को भी अप्रिशिएट। ऐसा नहीं है कि आप क्या सामने वाले के थॉट को, आइडियाज को बिल्कुल नल एंड वॉइड कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। जस्ट वो जो हमें अपने थॉट रख रहे हैं, हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी हमें क्या है, अप्रिशिएट करते रहना होगा। बी प्रिपेयर्ड, और जो सामने से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर्ड होना होगा, फोकस रखना होगा उस टॉपिक पे एकदम, है ना। जैसे कि बाय द वे उन्होंने क्या है, सामने से वही जो हम टॉपिक पे जिस पे चर्चा कर रहे हैं उससे हमें अगर सवाल कर लिया तो उस चीज़ को हमें क्या है, जस्ट हमें प्रिपेयर होना होगा, एक्टिव रहना होगा, है ना, और एक्टिवेट करना होगा बैकग्राउंड नॉलेज को एंड मेक द कनेक्शन, और उनसे क्या है, सामने वाले से कनेक्शन प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि आप नॉर्मली आप दो दोस्त मित्र अभी कभी आप सामने बैठ के कन्वर्सेशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, नॉर्मली कुछ इसी तरीके से होता है। तो जस्ट आपको इस तरीके से करने की कोशिश करनी है। बी एन एक्टिव लिसनर, बिल्कुल एक एक्टिव लिसनर की तरह आपको क्या है, आपको सामने वाले पर्सन की तरफ देखना है ना, और उस सामने वाले पर्सन की तरफ देख के ही बोलना है। बी क्लियर, अब बिल्कुल साफ साफ बोलना है। स्किप क्लियरली सो दैट अदर अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको साफ बोलना है जिससे कि क्या हो, सामने वाला समझ सके। इंक्वायर एंड प्रोब, है ना, और उसको इंक्वायरी भी करनी है और प्रोब करना है। देन उसके बाद क्या है, सो कंप्रहेंशन, अपना कंप्रहेंशन शो करना है। चेक अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग भी चेक करनी होगी आपको। कंट्रोल भी, कंट्रोल सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करके भी रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप अति उत्साहित होके आप क्या है, सामने वाले पे एक तरीके से झगड़ा वगड़ा कर ले, है ना। नॉर्मली जब दो दोस्त क्या है, कभी कन्वर्सेशन होता है तो कभी कभी वो फायर कन्वर्सेशन मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कन्वर्सेशन होने लगता है, ठीक है। तो जस्ट उससे बच के रहना है, कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना है। देन उसके बाद हम डिफरेंस की बात करें कन्वर्सेशन और स्पीच के बिटवीन, है ना, या अदर स्पीच इवेंट्स की बात करें, तो इसमें आपका नॉर्मली हम बात करें कन्वर्सेशन क्या होता है, तो क्या है, 1-to-1 टॉक करते हैं दो इंडिविजुअल के बिटवीन में, है ना। तो देन वो क्या होता है, वेयर वन पर्सन शेयर हिज ओपिनियन, क्या होता है, एक पर्सन अपना ओपिनियन से करता है, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, सजेशन से करता है, एडवाइस से करता है, या फिर अदर लिसन एंड एक्नॉलेजमेंट शेयर करता है। फीडबैक हो गया, ऑफन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट द कन्वर्सेशन इज द लिसनर्स बिहाफ, ठीक है, जस्ट वो लिसनर के बिहाफ पे होता है। तो जस्ट ये पूरा प्रोसेस आपका कन्वर्सेशन में आपका देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक स्पीकिंग या फिर डिलीवरिंग स्पीच, क्या है कि हम बहुत सारे लोग के सामने बोल रहे हैं या फिर कोई हम स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, रिटेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स दैट सेट ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम अ कन्वर्सेशन, ठीक है, जस्ट वो अलग होता है कन्वर्सेशन। स्पीच क्या होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड अ सेट ऑफ ऑडियंस, क्या होता है, जस्ट वो हम ऑडियंस के सामने बोल रहे थे, वेयर द स्पीकर स्पीक, जिसमें स्पीकर बोलता है एंड अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में। इट इज नॉट अ 1-to-1 टॉक एंड लाइक अ कन्वर्सेशन। तो आप सभी को मालूम है, जैसे कि आप स्कूल में, कॉलेज में जब भी कभी कभी फंक्शन हो गया, इन सब चीज़ों में आप जाके सामने से कोई स्पीच आप बोलते हैं, तो जस्ट आपका क्या होता है, वो 1-to-1 टॉक तो नहीं होता, जस्ट सामने वाला बस लिसनर आपकी बातों को सुनता है और उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ किसी टॉपिक दे दिया जाता है और हम उस पर बोलते हैं, ठीक है, जस्ट ये 1-to-1 टॉक नहीं होता। तो जस्ट ये मोस्ट ऑफ ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आप कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। देन ये आप कर दोगे तो देन आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इनको याद रखना है। जो कैरेक्टरिस्टिक है, आप चाहो तो और भी अपने भी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, जो कन्वर्सेशन में हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, एज अ कॉमन सेंस का यूज करके, और फैक्चुअल होनी चाहिए आपकी बातें, याद रहे। तो देन आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये जो पूरा वीडियो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड नॉलेजेबल लगा होगा, एंड आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो आपका क्या है, जितना भी टाइम लगा वो आपका कुछ मिनटों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको अगर कोई भी क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में और भी नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।